Assalamu alaikum everyone. Today we are going to host one of the most successful alumni of the geological engineering. My name is Ali and I am from one year session of the geological department. I am the member of Society of Geoscientists and Engineers GUT Lahore. Let us introduce my co-host to you. Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Utba bin Irfan. I am from 1 Session Geological Department. I am honored to conduct this interview with Ali Raza. So the main purpose to conduct this interview to enhance the knowledge or awareness about our field, internships, jobs, etc. etc. So let's start the interview. SGE GUT Lahore took this initiative just to make the bridge of relations between our alumni and our undergraduate juniors and the geological engineers to increase the understanding about the industry market. So, in this regard, today we are going to conducting the fourth interview of this alumni interview series, and for the today interview, our worthy guest is Mr. Jawad Maqsood. Basically, he is a general manager in the Reliable Engineering Services and had a lot of expertise in business management, contracts, and planning. He had worked a lot in mega projects like Orange Line Metro train and the construction of the many motorways. He is giving his services to department from the last many years and hopefully he will continue it in future in a good way. Thank you so much sir for your precious time and kindly add some more words in your intro. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवाद मकसूद है और मेरा सेशन जो है वो 01 है। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग का जो पहला सेशन था, मैं आई हैव द ऑनर टू बी द कंपनी ऑफ esteemed and great colleagues and my fellows like Dr. Farooq Ahmed, who's currently chairman geological engineering department. इसके अलावा मैम सदिया इस्माइल, she was my class fellow, and Mr. Shahid, he has left. Mr. Abid, he has left too. Mr. Huram, he has left too. बाकी लोग भी थे सारे, सारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आपने पहले इंटरव्यू किया अनस का, माशाल्लाह जो पेट्रोलियम सेक्टर फॉर जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग उसने रास्ता खोला, जिसमें बाद में काफ़ी सारे लोग गए। और अभी करंटली आई एम वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायबल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें मैं काम कर रहा हूँ जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लानिंग। बिजनेस डेवलपमेंट भी देखता हूँ, कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज भी देखता हूँ, और आई हैव द ऑनर ऑफ हेडिंग मेगा प्रोजेक्ट लाहौर ओरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट। मैं उसके दो जो पैकेजेस है, पैकेज 2 और पैकेज 3, उनको हेड किया मैंने। पैकेज 3 जो है वो जो डिपू एट डेरा गुजरा है, और पैकेज 2 जो है वो फ्रॉम अली टाउन टू चुबुर्जी सेक्शन है 13 किलोमीटर का, तो मैंने हेड किया। उसके अलावा भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है लाहौर नॉलेज पार्क की सिक्योरिटी रोड बाउंड्री वाल एंट्रेंस गेट्स हैं, वो मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे पोर्टफोलियो पे पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है, उसके 3 पैकेजेस हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, उनको देख रहा हूँ। तो बाकी मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन साइड पे रहा है, और कंस्ट्रक्शन साइड में भी कॉन्ट्रैक्ट्स में मेरा ज़्यादा रहा है, तो उसी में काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 12-13 साल से कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन को देख रहा हूँ। इसी में मैंने अपना एक्सेल किया है, और जो सीखा है वो आगे उसी को यूटिलाइज करके हम चला रहे हैं ज़िंदगी। तो इट्स ग्रेट प्लेयर कि आप लोगों ने इज्जत दी है और ये कंडक्ट किया है। ओवर टू यू गाइस। आप लोग वकील भी हैं, आप लोग जज भी हैं, हम क्या कहते हैं मुल्ज़म के तौर पर कटहरे में मौजूद हैं, पूछिए। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका मतलब आपके टाइम के लिए। और सेकंड ये डिपार्टमेंट की जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट इंजीनियर्स, हमारी सोसाइटी का, और उसका भी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आवर सीनियर्स, और मतलब जो कि इस वक्त फील्ड में काफ़ी अच्छी जगह पर करंटली जॉब दरमियान और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स वगैरह हैं उनके दरमियान का कोई जो बॉर्डर्स वगैरह हैं उसको ख़त्म बहुत अच्छा कदम उठाया। तो फोर्थ इंटरव्यू है हमारा एलुमनाई सीरीज़ का।
के जिसके अंदर सिर्फ ये इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि जो हमारे जूनियर या अंडर ग्रेजुएट इस वक्त हैं, उनको मतलब फील्ड के मतलब जो कई किस्म के डाउट्स वगैरह हैं, उन डाउट्स को मतलब खत्म करने के लिए, या कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बाय चॉइस नहीं, बाय चांस आ गए हैं, मतलब कहीं और जाना था वो, मतलब यहाँ, तो उनको पहले कुछ साल तो इस फील्ड को समझने में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है, तो जितनी जल्दी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो उनके लिए उतना बेहतर है, ताकि फिर वो अपना फर्दर प्लान आगे बना सकेंगे। सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यार देखो, जो हमेशा से पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं थर्ड वर्ल्ड में, हमेशा से एक प्रॉब्लम रहता है कि जो इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे गैप होता है। तो उसमें थोड़ी सी लापरवाही इंडस्ट्री की तरफ से भी होती है, थोड़ी सी स्टूडेंट्स की तरफ से भी होती है। और लेकिन ये सोसाइटी का बहुत अच्छा कदम है कि इन लोगों ने ये गैप को ब्रिज करने की कोशिश की है, ताकि जो रियल टाइम में स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे हैं, तो वो है कि स्टूडेंट्स किस किस्म के आगे मार्केट में आने चाहिए, वो इंडस्ट्री बता सके। और डिपार्टमेंट इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के अपना कोर्स जो है उसको डिज़ाइन कर ले। तो इट्स वेरी गुड स्टेप बाय द सोसाइटी ऑफ यू साइंटिस्ट। तो आई अप्रिशिएट इट, और आई एम होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हमारा तो जो ट्रेनिंग था वो कुछ पहले ही हो चुकी है, हमने फिर अब अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो सर, पहला क्वेश्चन, कुछ हमने क्वेश्चन की सीरीज भी रखी हुई है जिसके अंदर हम कुछ ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि ऐसे मिलते जुलते जो भी कोई क्वेश्चंस हमारे किसी अंडर ग्रेजुएट के जहन में हो, तो उससे ये है कि उनका डाउट वगैरह क्लियर हो जाए। तो सर, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगा ना, वो ये है कि एमएस स्टडीज़ के बारे में। सर, आपका क्या ख़्याल है कि मतलब जिस तरह ही हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं यहाँ से ग्रेजुएट होके, तो उनको फ़ौरन एमएस स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या उससे पहले कुछ वक़्फ़े के लिए कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए? मीन्स कोई इंटर्नशिप वग़ैरह करनी चाहिए, या 1 से 2 साल मैक्सिमम किसी इंडस्ट्री के अंदर गुज़ारने चाहिए, ताकि एमएस बेहतर तरीके से समझ आ सके? इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, एजुकेशन इज नेवर बैड। अगर आपको फॉरेन एमएस में एडमिशन मिल रहा है और चांस मिल रहा है, तो आपको फॉरेन एमएस करना चाहिए। ये हर बंदे की जाती प्रेफरेंस होती है। अगर आप समझते हैं कि आप इंडस्ट्री में काम करके और उसमें फिर जाके अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज करके उस रेलेवेंट फील्ड में एमएस करोगे, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो बंदे की अपनी चॉइस है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और ना होना चाहिए। जिस तरह जो स्टूडेंट है वो इजी फील करता है, उसको उसी तरह चलना चाहिए। तो इसमें कोई नहीं है कि जी आप लाजमी तौर पे जॉब करो या लाजमी तौर पे जॉब ना करो। इट्स ऑल ओपन, और आपकी अपनी चॉइस है। सर, एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब काफ़ी ज़्यादा वक़्त एक इंडस्ट्री के अंदर गुज़ारा हुआ है। तो मतलब कई ऐसे किस्म के कोई पॉइंट्स होते हैं जो बंदे के ज़हन में आते हैं, कि बंदा कहता है कि काश अगर उस वक़्त मैं वो अपने अंडर ग्रेजुएट के वक़्त मैं उस पे ज़रा कुछ ज़्यादा किसी कोई ऐसी ड्यूरेशन होती है जिसमें आप कहते हैं कि हाँ, मैं वो चीज़ सीख लेता, ये मेरे लिए बेनिफिशियल होनी थी, या उस जगह पे मैं कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता, तो आज मुझे ये मुश्किल पेश ना आती। कोई ऐसे पॉइंट्स तो होंगे ना जिनको आप की पॉइंट्स समझते होंगे, काश मैं उस वक़्त मेहनत कर लेता? यार काश मैं पढ़ लेता। मैंने पढ़ा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो भी सीखा है वो इंडस्ट्री में आके सीखा है। और क्योंकि मेरी जो फील्ड है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं इसमें। तो एक कुदरत की तरफ से मुझे मौका मिल गया था उस फील्ड में काम करने का, कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो वही सीखा है। तो मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि आप जब यूनिवर्सिटी में आए हो, तो दिल लगा के पढ़ो। अपनी स्टडीज को पूरा अबूर हासिल करो उन पे। और कोई एक सब्जेक्ट आप ऐसा चूज कर लो। आपके 36-40 सब्जेक्ट होते हैं। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लो जिसमें आप अपनी ग्रिप बना लो, अ, ताकि जब आप फील्ड में जाओ तो आप उस शोबे में अपने आप को प्रेजेंट कर सको, अपने आप को सेल कर सको। तो कोई एक चूज करके उसमें एक्सेल कर रहे हैं। तो सर, कोई ऐसा सब्जेक्ट था ना जो आपने सोचा हुआ था कि हाँ, मैं अगर फील्ड में जाता हूँ तो मेरी इस पे ग्रिप होनी लाज़मी है, मैं इस पे ग्रिप होनी ज़रूर रखूँगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने तब सोचा हो?
यार देखो हम लोग क्योंकि फर्स्ट बैच थे पाकिस्तान का, उस वक्त तो किसी को भी इतना क्लियर नहीं था, स्पेशली स्टूडेंट्स में, क्योंकि हम्म, उस वक्त तो हर एक के ज़हन में यही था कि जी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें हम सेismic डाटा प्रोसेसिंग इंटरप्रेशन में चले जाएंगे, कोई कह रहा था जी हम लॉगिंग में चले जाएंगे, इसी में चले जाएंगे। लेकिन इन दी एंड जो अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, जो आपकी राज़िक है, ये फैसला उसके हाथ में होता है। हम्म, तो वो बेहतर फैसला करती है आपकी वो ज़ात, तो आपको वहीं पे रखा जाता है जहाँ आप डिज़र्व करते हो। ठीक हो गया। ग्रेजुएशन की अपनी जर्नी अगर शेयर करना चाहिए, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपने जर्नी देखी, मतलब कि एकदम तो नहीं होता ना कि बंदा जिस तरह ग्रेजुएट हुआ उसी तरह फील्ड के अंदर चला गया, इंडस्ट्री मार्केट के अंदर चला गया। कुछ होते हैं मतलब वक़्त स्पेंड करना पड़ता है काफ़ी इन लो सेंस यू कैन से। यार ये ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है। दिसंबर 2004 में हम लोग फारिग हुए थे। तो उसके बाद 1 साल तक ऑलमोस्ट हम लोग फारिग, मैं एटलीस्ट सवा साल फारिग रहा था। तो अगर आप यूटी से निकलो गेट नंबर 3 से, तो उसके सामने बिल्कुल पाकिस्तान रेलवे हॉस्टल है, पीआर हॉस्टल। उसमें मैं रहता था। तो कुछ दोस्तों के ताउन से किताबें बहुत पढ़ी, और फिर हमारे क्लास फेलो में नवाज सिसोदिया होते हैं, नई नई कंपनी बनी थी ट्रिपल ए के नाम से, आसिफ अली एसोसिएट्स। तो वहाँ पे उसने जॉब एज प्लानिंग इंजीनियर स्टार्ट की थी। तो उस वक्त मार्केट काफी हाई थी, तो सिविल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और सिविल इंजीनियर्स का जो पैकेज था वो भी उस टाइम के हिसाब से काफी हाई था। उन लोगों ने फिर हम लोग को हायर किया, उसमें बाई चांस उन्होंने जब रबनवाज लगा के आप क्लास पर उसने तो उनको ले आए। तो उसमें रबनवाज ने मुझे रेफर किया, मेरा इंटरव्यू हुआ। जमीर हमारे क्लास फेलो अभी ऑस्ट्रेलिया चले गए हुए हैं, अ, वो भी उधर थे। तो वहाँ पे फिर जब हमने काम शुरू किया, तो तकरीबन 15-20 दिन बाद मुझे साइट पे भेज दिया गया। दैट वाज इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे प्रोजेक्ट का जो सेक्शन था, किलोमीटर 54 से किलोमीटर 80 तक। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे फिर मुझे अच्छे लोग मिले, जो कि मेरे रूममेट थे, अलॉन्ग विद जनरल सी पर लास्ट में उनकी डेथ हो गई है। मटेरियल इंजीनियर थे सलीम साहब, ही ग्रूम में उन्होंने ट्रेन किया। फिर उस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर थे वहाँ पे साबिर साहब, उन्होंने ट्रेन किया। तो उन लोगों से मैंने सीखा। तो सवा साल फारिग रहना पड़ा था, लेकिन जॉब हुई। तो फिर उसके बाद पता चला कि यार पैसे कमाना आसान काम नहीं है, फिर ये बहुत रगड़ा खाना पड़ता है। जब तक माँ बाप के पैसे आ रहे होते हैं, तब तक इंसान को टेंशन नहीं होती। तो फिर बस एक सिलसिला शुरू हुआ। तो उसी में फिर काम करते गए। फिर कॉन्ट्रैक्ट का एक जब पड़ा, फिर समझ आना शुरू हुई, शौक पैदा हो गया, उसी को सीखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरे फर्स्ट बॉस थे कंपनी में, जो कंपनी ओन करते थे, आसिफ अली बर्नी साहब, अ, उन्हीं के पास आर्बिट्रेशन का एक हमारा केस गया है। और मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ही वाज आर्बिट्रेटर, डिस्प्यूटेड एजुकेशन बोर्ड के वो चेयरमैन थे। तो आई फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड केस ऐसे प्रेजेंट किया कि हम वो केस जीते, हमारी कंपनी वो केस जीती। तो ये सारे जो टीचर्स हैं और जो कोचेज हैं जिन्होंने हमें ट्रेन किया, सब उनकी वजह से थोड़ा बहुत कह लो कि अपनी मेहनत भी उसमें थोड़ा बहुत माइनर सी वो भी है। सर एक बात ये है कि ज़हन में अक्सर ये बात आती भी है कि क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, ख़ास तौर पे यूवीटी है ना, इसका काफ़ी एरिया में ना एक काफ़ी अच्छी इमेज है। तो जब हम यहाँ पे मेहनत करके एडमिशन ले लेते हैं, मतलब ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो जो हमारे नियरबीज़ होते हैं या जो उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनकी हमसे जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? तो मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद मतलब फ़ौरन तो जॉब नहीं हो जाती, कुछ अरसा एक
मतलब टेन्योर होता है जिसके अंदर हमें थोड़ा-सा ना स्पेंड करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सर आपका क्या ख़्याल है कि हमें कोई ऐसा एक बी प्लान भी रखना चाहिए कि जिस अपने सिर्फ़ ए जो प्लान है मतलब फ़ील्ड में जाना है हमारा अगर ए प्लान है फ़ील्ड में जाना है, तो हमें क्या एक बी प्लान रखना चाहिए जस्ट टू सपोर्ट अवर ए प्लान को? यार देखो फिर वही बात है कि ये वो मामलात हैं जो कि इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, ठीक है? तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि जी लाज़मी तौर पे आपका बी प्लान होना चाहिए, तो ये आई थिंक डिसऑनेस्टी होगी, और अगर मैं कहूँ कि नहीं होना चाहिए तब भी डिसऑनेस्टी होगी। तो इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप लोग समझते हो कि जी मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इसके बाद सीएसएस करना चाहता हूँ, प्योरली योर चॉइस। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं एमबीए करना चाहता हूँ, प्योरली हिज चॉइस। अगर कोई बंदा कहता है मैं एमएस करना चाहता हूँ, प्योरली हिज चॉइस। तो जो आप कर रहे हो, मेरा सिंपल एक ही है कि वो पूरे दिल से करो, 50-50 ना करो। कि वो जो फैज़ ने कहा था कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया और आखिर में तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो ये काम नहीं करना। जो करना है पूरे दिल से करना है। तो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने ग्रेजुएशन की, तो उसके फ़ौरन बाद क्या आपके ज़हन में कोई था कि हाँ, अगर मैं फ़ील्ड में ना गया तो मैं यहाँ पे जाऊँगा या कोई ये वाली अपॉर्च्युनिटी या ये वाला पाथ मैं यूज़ करूँगा? कुछ आपने सोचा था इस मुतालिक? यार बचपन से ना मेरी ख़्वाहिश थी जीडीपी की, जनरल ड्यूटी पायलट, पीएफ में जाने की ख़्वाहिश थी। लेकिन ये जो देख रहे हो ना ऐनक, इसकी वज़ह से वो पूरी नहीं हो सकती थी। आईसाइट वीक हो गई थी। तो फिर शौक नहीं था किसी भी चीज़ का। फिर यही था कि बस जो आ गया कर लेंगे। तो इस वज़ह से कोई इतना सोचा नहीं था। थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा नहीं काफ़ी सा लापरवाह भी था। तो इसलिए कोई इतना सीरियस नहीं लिया था लाइफ़ को उस टाइम। अब एहसास होता है कि अगर सीरियस ले लेते तो शायद इससे बेहतर पोज़ीशन पे होते, अच्छा कर रहे होते। तो फिर से वही मैसेज मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि लाइफ़ को सीरियस लेना है, जो काम करना है पूरे दिल से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब फ्रेश ग्रेजुएट हो गए आप, तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? मतलब क्या सिलसिला रहा? क्या कैसे फर्स्ट जॉब को का हंट किया आपने या इंटर्नशिप का प्रोसीजर क्या था? ये बताओ। यार फर्स्ट जॉब के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। इंटर्नशिप का मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3rd ईयर में थे हम लोग, तो हम लोगों ने इंटर्नशिप की थी अपना शायद फाइनल ईयर में की थी ओजीडीसीएल में। तो हम लोग सारे ही हमारे क्लास के ऑलमोस्ट उधर इंटर्नशिप कर रहे थे। तो फिर उसके बाद फील्ड जियोलॉजिकल कैंप किया था और दैट्स इट। ओजीडीसीएल में सीज़नल डाटा प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन में इंटर्नशिप की थी। तो बस यही किया था। लेकिन जॉब उसे टोटली डिफरेंट फील्ड में हुई, वो मैं बता चुका हूँ। तो मैं सवा साल फारिग रहा था, लेकिन उस दौरान कुछ किताबें बहुत पढ़ी थी, ये मुझे याद है। बाकी और कुछ याद है या नहीं, ये याद है किताबें बहुत पढ़ी थी। सर आपको क्या लगता है जब अब जो लगती है इंटर्नशिप वो बहुत कम बच्चों की लगती है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? यार वजूहात क्या होनी है, अभी पिछले 2 सालों से तो पाकिस्तान में जो जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो काफ़ी नीचे आया है। तो उस वजह से प्रोजेक्ट्स ना होने की वजह से भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ कम है। दूसरा फिर एज़ इंटर्नी जब आप अभी स्टूडेंट होते हो तो आपके लिए घर से बाहर रहना, फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर्स करना, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कोई इश्यू नहीं है इंटर्नशिप में भी। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है हमारा भी यही था, और मुझे तमाम यूटियन से यही तवक्को है कि जो मोर देन 99% है वो सिर्फ इंटर्नशिप को एज़ एन्जॉयमेंट लेते हैं। तो वो एक एन्जॉयमेंट का ही माहौल होता है। तो हो ना हो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली डिपेंड्स कि जब आपकी जॉब होती है,
आप जॉब इंटरव्यू पे जाते हो, आप अपने आप को सेल कैसे कर सकते हो? हाउ डू यू सेल योरसेल्फ? तो वही चीज़ मैटर तो करती है सर कि इसी जी जी। फील्ड में जाके आप कितनी मेहनत करते हो। इवेंचुअली जो चीज़ मैटर करती है वो ये है आपकी मेहनत फील्ड में कितनी तो है। सर जी, जी। इसी से क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई नया बच्चा आता है, फ्रेश ग्रेजुएट आता है इंटरव्यू के लिए, तो जो हुँ। पैनल होता है उसको क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बंदे के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज होंगी तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे? हियर आई कैन नॉट टॉक ऑन अदर्स बिहाफ। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अगर इंटरव्यू करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चा सीखने की कितनी तलब रखता है, उसकी ख़्वाहिश कितनी है सीखने की। क्योंकि जो आते हैं वो मोर लेस सेम ही होते हैं, ठीक है? जो यूटी से आ रहा है या किसी और यूनिवर्सिटी से आ रहा है, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो उसने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ उसे आता है। लेकिन उसमें तलब कितनी है? अगर आप 4 जीपीए लेके आ गए हो, लेकिन आप में तलब नहीं है, आपके पास सिर्फ रट्टा है, तो नहीं, मज़ा नहीं आएगा। इफ यू हैव स्लाइटली लोअर जीपीए लेकिन आप तलब रखते हो सीखने की, तो येस, यू विल बी हायर्ड। क्वेश्चन ये है कि मतलब आप देखते हैं कि आप भी इंडस्ट्री मार्केट में हैं, तो कोई देखिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स भी यहाँ पर आते ही होंगे, मतलब जिनके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा या जिनके आप रिज्यूमे वगैरह देखते होंगे। तो सर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप क्या देखते हैं कि वो मतलब कितनी इंटर्नशिप्स उन्होंने की होती हैं या यार रिज़्यूमे की जहाँ तक बात है वो तो होता है कॉपी पेस्ट, ठीक है? जी, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसी सीवीज़ आती हैं कि बंदे का नाम होता है तलहा और उसका रिज़्यूमे जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कॉपी ऑफ सफदर्स सीवी, ठीक है? तो उसमें तो नाम-शाम चेंज किए होते हैं और बाकी चीज़ें की होती हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो रिज़्यूमे से सिर्फ़ आपका नाम और एजुकेशन देखी जाती है, ठीक है? अगर आपने जो कुछ रिज़्यूमे में लिखा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाए तो आई डोंट थिंक कि कोई इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा। तो रिज़्यूमे में सिर्फ़ वो चीज़ लिखनी चाहिए जो आपको आती है, ठीक है? वो काम नहीं करना चाहिए कि दुनिया जहाँ की चीज़ें घुसेड़ दो, तो जब उसके ऊपर क्वेश्चन हो तो वो आप ना जवाब दे सको। बड़ा सिंपल और उसको शॉर्ट रखना चाहिए। तो बाकी जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है फिर उनके एक्सपीरियंस की बेस पे क्वेश्चन होता है। अगर एक बच्चा आ रहा है कि उसने 6 महीने जॉब की है और किसी प्रोजेक्ट पे की है, तो फिर उससे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर उसे एजुकेशन करने पूछा जाएगा कि बेटा तुमने उसको क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। फिर वो फील्ड के क्योंकि जो इंजीनियर्स आ रहे होते हैं बेसिकली ये मैनेजरियल पोस्ट पे होते हैं। बेशक लोएस्ट लेवल पे हो, होते मैनेजरियल पोस्ट पे। तो उनसे क्वेश्चन उसी हिसाब से किए जाते हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स देखी जाती हैं। इंजीनियर्स पाकिस्तान में हाथ से काम तो नहीं करते। सिवाय मेरे ख्याल में प्लानिंग वाले जो कि खुद काम कर रहे होते हैं। बाकी कोई अपने हाथ से काम नहीं करता। बाकी तो सारे बस अफ़सर ही आते हैं। तो वो एक बिल्ट इन लेके आते हैं जी हम इंजीनियर हैं, हम अफ़सर हैं। अफ़सर ही आते हैं हमारे पास तो। अच्छा सर क्वेश्चन ये भी है कि मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स बताएँ जो कि मतलब पाकिस्तान के अंदर ये कि मोस्टली जो इस जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग को देखा जाता है ना, वो इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये जो इंजीनियरिंग है ना, ये पाकिस्तान में उसका कोई स्कोप नहीं है। मतलब अगर स्कोप है भी है तो बहुत कम लेवल के ऊपर है। ज़्यादातर लोग भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड चले जाइएगा ये वो। तो सर आप क्या कोई ऐसे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर के जिनको आप रिकमेंड करेंगे अगर मतलब एक गाइडिंग पाथ मिल जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से हमें कुछ ऐसे सेक्टर्स का पता चल जाएगा जहाँ पे ग्रेजुएट्स की मतलब ग्रेजुएट्स होने के बाद हमारी नज़र हो सकती है कि हाँ, हम अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो फौरन बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गई या प्राइवेट सेक्टर्स या कंपनीज़। यार देखो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग इज़ एन अमलगम। ये थोड़ा सिविल का, जियोटेक का और कुछ पेट्रोलियम का अमलगम है। और फिर जो जियोफिजिक्स कायदर यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है, थोड़ा सा वो इस सेक्टर में आपको बड़ा क्लियर होके आना पड़ेगा। आपको अपने ज़हन जिस तरह मैंने पहले बात की थी, कोई एक चीज़ पकड़ लो, उस पे ग्रिप कर लो, आपको क्लियर होके आना पड़ेगा।
फिर आप अच्छी जॉब हंट कर सकोगे। दूसरा स्किल डेवलपमेंट। अगर आप देखो कि आपके मार्केट में जो स्किल्स अवेलेबल हैं उनके लोग कम हैं, आप उनको पकड़ो। एक बड़ा अच्छा सेक्टर है जिसमें थैंकफुल मैं हूँ रामनिवास के लिए जिसने ये स्टार्ट किया, तैयब के लिए, ज़मीर ने प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग में इन लोगों ने काम शुरू किया। आप वो कोर्सेज़ करो, ठीक है? आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करो, तो ये आप करोगे तो आप डेफ़िनिटली जॉब हंट कर सकोगे। अगर आप सिर्फ़ उन्हीं बेसिस पे आओगे कि जी जो हमने पढ़ा था तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देखो आप अगर जियोटेक में आओगे तो आप सिविल के साथ भी कम्पीट कर रहे हो। अगर आप पेट्रोलियम के साथ आओगे तो आप उधर भी कम्पीट कर रहे हो। अगर आपकी ग्रिप नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो फिर कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक ट्रेडिशनल स्किल सेट साथ लेके आ रहे हो, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। सर ये जो एक कंपनी है नेस्पार्क भी हो गया और ये डेस्कन वगैरह भी, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, कहा जाता है कि इनके अंदर हर किस्म की रिक्रूटमेंट की जाती है। तो सर आप क्या देखते हैं कि मतलब कि जो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स हैं इसकी मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू है, मतलब किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, किन सेक्टर्स में कर सकते हैं? पहली बात ये नेस्पार्क जो है ये कंसल्टेंट फर्म है। ये डिज़ाइन सुपरविज़न का काम करती है। डेस्कॉन इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर फर्म, ये कॉन्ट्रैक्टिंग करती है। तो इन दोनों का आपस में कंपैरिज़न करना थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी भी हो जाएगी। दोनों का अपना फ़ील्ड ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। लेकिन उसमें आप नेस्पार्क में जियोलॉजिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मेरा नेस्पार्क का चक्कर लगा तो आई थिंक शाहिद वाज़ देयर फ्रॉम 05 सेशन। माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है। फिर हमारे लड़कों ने नीलम झेलम पे बहुत काम किया है नेस्पार्क में। अमजद ने किया है और लोग हैं। तो ये फिर उसके बाद डेस्कॉन में भी हमारे काम कर रहे हैं। हमारा क्लास फेलो है अब्दुल खालिक। आई थिंक वो उसने स्टार्ट में डेस्कॉन जॉइन की थी और अभी तक स्टिल डेस्कॉन के साथ ही काम कर रहे हैं और वो डेस्कॉन की तरफ से मिडल ईस्ट में कहीं काम कर रहे हो, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। तो आपने इधर घुसना है और फिर अपनी परफॉर्मेंस से आपने अपने आप को साबित करना है, वरना तो 2 दिन बाद कोई भी कंपनी हो वो आपको कहेगी थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो। आप जा सकते हैं अगर आप काम नहीं करेंगे तो। आपको अपनी जगह बनाने के लिए 2-3 बंदों का काम भी करना पड़ेगा। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था ट्रिपल ए में मैंने तकरीबन सवा साल, 1.5 साल काम किया था, उसके बाद मैं हसनैन में आया था। तो मैं इतना काम करता था कि मैं ऑफिस बॉय भी खुद ही था, मैं फोटोकॉपियर भी खुद ही था, मैं लिखता भी खुद था, सारा काम अपने हाथ से करता था। अपनी जगह बनानी पड़ती है। चलिए सर ये तो ठीक हो गया। मतलब सर आपके भी फेलोज़ भी हैं, मतलब कि कोई फेलोज़ भी होंगे, मतलब 01 सेशन के बाद फेलोज़ के होंगे, कुछ जूनियर्स भी होंगे आपके। तो सर मतलब न्यूज़ वगैरह तो कोई मतलब मिलती ही होगी ना कि वो मेरा एक दोस्त था, वो वहाँ पे चला गया, वो वहाँ पे चला गया। तो सर ऐसी कोई मतलब कंपनीज़ वगैरह को आप बताना चाहें जहाँ पे मोस्टली आपकी अच्छी पोस्ट पे आपके जो फेलोज़ हैं या जूनियर्स हैं वो इस वक़्त काम कर रहे हों? यार दूर की बात क्यों करते हो फारूक? चेयरमैन है, मेरा क्लास फेलो है। तो सर वो ये तो ठीक है, मगर मतलब कुछ कंपनीज़ हो ना पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए यार हर बंदा चेयरमैन भी तो नहीं बन सकता ना। यार उसमें देखो एहतिशाम है हमारा क्लास फेलो है माशाल्लाह। वो उसने करियर अपना स्टार्ट किया था टावर कंस्ट्रक्शन जो मोबाइल टावर्स बन रहे थे उन दिनों, उसने अपना करियर स्टार्ट किया था माशाल्लाह। वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है। वो रीजन हेड कर रहा है। राफी नवाज है वो आई थिंक सूरिया में है, हरम एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में है। तैयब हैज शिफ्टेड टू कनाडा, ये हसनैन में प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हुआ है। ज़मीर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अपना अनस का तो आपने इंटरव्यू किया है, वो अरामको में है। उसके बाद अपना बाकी जो लोग हैं वो माशाल्लाह सारे बड़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं। खुरम वकास है, उस्मान आमिर, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है और उस्मान इज़ हेडिंग बिज़नेस डेवलपमेंट इन पेट्रोलियम सेक्टर। तो लोगों ने अपनी मेहनत से बहुत अच्छी अपनी जगह बनाई है। तो उसका कोई मैच नहीं है, लेकिन मेहनत का शर्त अव्वल है। नेमतुल्लाह का मैं नाम ना लूँ तो ज्यादती होगी। जियोटेक में जियोलॉजिकल इंजीनियर को घुसाने में नेमतुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है। अ,
हम प्यार से नेमतुल्लाह को डॉक्टर कहते हैं। तो नेमतुल्लाह नाम लेना मेरे लिए वैसे मुश्किल हो रहा है, तो डॉक्टर ने बहुत मेहनत की है, तो डॉक्टर को क्रेडिट जाता है। अभी जियोटेक की फील्ड में जितने लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू नेमतुल्लाह। डॉक्टर छा गया हुआ है, डॉक्टर ने बहुत काम किया। सर ये क्वेश्चन मेरा इंटर्नशिप्स के मुतालिक ये अब अगला क्वेश्चन एक छोटा सा है कि क्योंकि आप भी एक फील्ड के अंदर काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ है आपके पास भी और भी काफ़ी दोस्त वगैरह से आपके रिलेशन होंगे। तो सर अगर किसी मतलब डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स को किसी इंटर्नशिप वगैरह की ज़रूरत हो, तो आप उसके लिए मतलब क्या कोई हेल्प कर सकते हैं मतलब किसी यार सेक्टर के अंदर इंटर्नशिप? देखो माशाल्लाह मतलब फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स हर साल मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद फारूक साहब एंड एहसन साहब। तो जो भी बच्चे भेजते हैं, आई एम ऑलवेज ओपन। बल्कि मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आपका सैटरडे संडे फारिग होता है तो आप आ जाया करो मेरे पास। मैं आपको जो मुझे आता है टूटा-फूटा वो मैं आपको सिखाने के लिए हाज़िर हूँ। मैं आपको साइड पे भी काम दिखाऊँगा, सिखाऊँगा। वी आर ओपन। हमारी तरफ से कोई ऐसी कदर नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। सर आप बेसिकली लाहौर में कहाँ पे होते हैं? मैं यार खैबान अमीन में रह रहा हूँ। ठीक हो। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ इस टाइम। सर क्वेश्चन एक ये है कि अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहे तो मतलब आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो जो इस फील्ड के अंदर गए हो? यार मेरे ख्याल में रमनौज ने शायद एमबीए किया था वीयू से। तो बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है किसने किया हो। सारे हम वैसे ही कुछ मस्त किस्म के लोग थे। समझ लो डॉक्टर फारूक इज एपिटोम ऑफ जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। बिल्कुल चिल, ठंडा, नरम मिजाज बंदा। तो सारे हमारे सेशन में लोग ऐसे ही हैं। तो टेंशन ज्यादा किसी ने पाली नहीं है जिंदगी में। ये जो थीटे थे हमारी क्लास के, ये आपके सामने ही है। फारूक साहब हो गए, आबिद हो गया, शाहिद हो गया। ये थीटे थे, इन्होंने टेंशन पाली है। ये पीएचडी पीएचडी करके लग गए हैं, बाकी सारे हमारे रिलैक्स लोग हैं। तो सर एक क्वेश्चन ये भी है कि आप क्या कोई ऐसे कोर्सेज हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें वो ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन से पहले पहले हम कोर्सेज को बेहतर हैं आजकल, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आप मतलब फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता हो ज्यादा मतलब मोस्टली आप रिकमेंड करना चाहें? यार एक तो एमएस ऑफिस की ऊपर भी बहुत जरूरी है, स्पेशली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर भी नहीं है, इजी सॉफ्टवेयर है। और बहुत इनकी यूटिलिटी है। उसके अलावा प्राइमावीरा सॉरी P6 वर्जन है, वो लाजमी है। मैं तो कह कह के थक चुका हूँ कि ये समझ लो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो आप पे ये मस्ट है ये कोर्स करना, ताकि आप फील्ड में जाओ तो आपके पास एक एडिशनल टूल हो जॉब हंटिंग के लिए। दूसरा, आप कोई भी स्किल सेट देख लो और कॉन्ट्रैक्ट में। और फिर अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो फिडिक ने एक नया अपनी जो बुक है एमरल्ड बुक वो निकाल ली है, दैट्स स्पेशली फॉर अंडरग्राउंड वर्क्स। अगर आप उसको हासिल करके और उसको पढ़ के उसको सीख के फील्ड में जाते हो तो फिर द वर्ल्ड इज ओपन टू यू, क्योंकि अंडरग्राउंड वर्क्स के लिए फिडिक कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल एक नई चीज़ है। और आई वुड प्रेफर कि अगर यूनिवर्सिटीज को अपने कोर्स में शामिल कर ले, ताकि जो लोग हैं वो इसको अ, आगे जब जाएँ तो उनके पास मार्केट पूरी दुनिया में ओपन हो। थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें। बेसिकली यही कुछ क्वेश्चन होते हैं मतलब जिस तरह अगर ये एलुमनी सीरीज अब स्टार्ट की गई आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे जेहन में आते जाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस अभी हैं जेहन में वो पूछ लिए जिस तरह कोई क्वेश्चन जेहन में आते जाएंगे तो वो हम पूछते जाएंगे। तो यही है कि इस एलुमनी सीरीज का ये फायदा हो जाएगा कि मतलब जो डाउट्स हमारे कहीं भी जेहन में है मतलब ये है कि इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री में हमारे एलुमनी काम कर रहे हैं उससे पूछते रहिए डाउट्स काफी हद तक हमारा भी खत्म हो जाएगा। बाकी आपका यार ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। उसके लिए इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।